सितारा को तो ना ये होटल का रूम पसंद आ रहा होता है और ना ही यहाँ का खाना खा सकती है वो। जब भी जहांगीर से कहती है कि हम किसी अच्छी जगह क्यों नहीं जा रहे, आखिर अच्छे खासे पैसे हैं हमारे पास, तो जहांगीर यही बहाना कर देता है कि जिस दोस्त से मैंने अच्छी जगह का इंतजाम करने के लिए कहा है उसका नंबर नहीं मिल रहा। जैसे ही उससे कांटेक्ट होगा तो उसके बाद हम अच्छे होटल में भी चले जाएंगे। मैं खुद से कहीं भी नहीं जा सकता क्योंकि पुलिस हमारे पीछे लगी होगी। अब सितारा जहांगीर से कहती है कि हम लोग आखिर तुम्हारे दोस्त का इंतजार क्यों कर रहे हैं, तुम्हारा अपना घर भी तो है, और फिर तुम इतनी ज़मीनों जायदादों के मालिक हो तो आखिर तुम्हारे घर में ही क्यों नहीं चले जाते हम। जहांगीर हड़बड़ा तो जाता है लेकिन फौरन से बहाना उसके जहन में आ जाता है और कह देता है कि अपने घर में इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि मेरी अपने घर वालों से लड़ाई है, इसीलिए तो यहाँ जगह जगह की खाक छान रहा हूँ, घर वालों के आगे झुकना नहीं चाहता। सितारा कहती है कि वापस चलते हैं और तुम्हारे घर वालों को मना लेते हैं, आखिर तुम्हारी इतनी जायदाद है उस पे दूसरे लोग बैठे ऐश कर रहे होंगे और तुम यहाँ मारे मारे फिर रहे हो, जाके घर वालों को मना क्यों नहीं लेते। अब जहांगीर को यही बहाना सूझता है। वो सितारा से कहता है कि मेरे अब्बा अपने भाई की बेटी के साथ मेरी शादी करवाना चाहते थे, लेकिन मैं शादी उसी से करूंगा जिससे मैं मोहब्बत करता हूँ, और अब तो फिर तुम भी मेरी जिंदगी में शामिल हो, तो अब तो मैं अब्बा की बात बिल्कुल मानने वाला नहीं। अब ये तो सितारा को भी समझ आ जाती है। वो भी ये नहीं चाहती कि जहांगीर को किसी से शादी करने के लिए राजी कर दे। इधर इस सस्ते होटल के मालिक और लड़के सारे ही फ्रॉडी होते हैं। लड़के इनकी टो में होते हैं और अपने मालिक को जाके बताते हैं कि मालिक साहब आपका शक बिल्कुल दुरुस्त था, ये दोनों लड़का लड़की हस्बैंड वाइफ नहीं है, बल्कि लड़का इस लड़की को कहीं से भगा के लाया है और अच्छी खासी रकम भी साथ लाए हैं। अब होटल के मालिक की तो नज़र होती है कि इनके सामान की तलाशी ली जाए और वो सारा लूटा हुआ माल हम लोग रख लें। वो लड़के को भेज के बहाने से इनको बाहर बुलवाता है अपने से बात करने के लिए, और उस दौरान पीछे से इनके कमरे की तलाशी लेने के लिए अपने खास बंदों को भेज देता है जो इनके सारे सामान की तलाशी लेते हैं और फिर जो भी सोना और नकदी इनको मिलती है वो उठा लेते हैं। इधर सितारा और जहांगीर कमरे में वापस आते हैं। इन्हें तो अंदाज़ा ही नहीं होता कि जो रिस्क लेके घर से निकले हैं वो सारी की सारी नकदी और जेवरात भी इनके हाथ से निकल चुके हैं। उधर जुबैर भी जब से हॉस्पिटल में होश में आया है सितारा का ही नाम लिए जाता है और अपने घर वालों से पूछता है कि आखिर सितारा कहाँ है। घर वाले पहले तो यही बहाना कर देते हैं कि जब हम घर वापस जाएंगे तो फिर ही सितारा से मुलाकात होगी। अब जब ये लोग घर आ जाते हैं तो जुबैर को बता देते हैं कि तुम्हारी आंखें भी जा चुकी हैं और तुम्हारी सितारा भी जा चुकी है, दरअसल वही है जिसने तुम्हें ये रोक दिया है। जहाना जुबैर को बताती है कि सितारा तुम्हें छोड़ के जा चुकी है और वो सिर्फ बेवफा ही नहीं बल्कि कातिला भी निकली है। तुम्हें जान से मारने की कोशिश की थी उसने, तुम्हें जहर इतनी मिकदार में पिला के गई थी कि ठीक टाइम पे अगर हम तुम्हें हॉस्पिटल ना ले जाते तो शायद अब तुम हमारे बीच यूं जिंदा ना बचे होते। और फिर जुबैर को बताया जाता है कि सितारा अकेली नहीं भागी बल्कि सिद्रा का शौहर जहांगीर उसके साथ भागा है। पता नहीं कितना अर्सा पहले ये दोनों प्लान बना रहे होंगे। अब जाके जुबैर को याद आता है कि सितारा और जहांगीर को तो अक्सर खुशगपियां लगाते हुए उसने खुद भी देखा था, और वो पछताता है कि मैंने अपनी आंखें तभी क्यों नहीं खोली, और खुद को ही कोसता है कि सितारा कितनी मोहब्बत दी थी मैंने तुम्हें, इतना एतबार करता था, तुम्हारी हर फरमाइश मुंह से निकलने से पहले ही पूरी कर देने की कोशिश करता था, और तुम मुझे ही धोखा देके चली गई। और तो और मेरी इतनी भी परवाह नहीं थी कि मुझे जान से मार देना चाहती थी। जुबैर का ये रोग तो अब सारी जिंदगी उसके साथ ही रहने वाला है। जिसने जीनत जैसी वफाशौर और बेलौस होके खिदमतें करने वाली बीवी को धोखा दिया, उसके साथ तो ये धोखा होना ही था। बहरहाल शहाना और उसकी अम्मा उसे तसल्ली देते हैं कि तुम्हारी बहन सिद्रा का शौहर तो उसे धोखा देने के साथ साथ उसे तलाक भी दे गया है। वो तो इस सदमे से बाहर ही नहीं निकल रही और अभी भी घर के किसी कोने खुदरे में उदास बैठी होगी। बड़ा ही मान था उसे जहांगीर पे कि जहांगीर तो मेरे अलावा किसी औरत पे नजर उठा के नहीं दे सकता। इधर सिद्रा बेचारी तो घर वालों को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही। जितने एतबार से वो जहांगीर की जमानत देती थी कि नहीं मेरा जहांगीर तो कभी किसी पे बुरी नजर नहीं रख सकता,
अब किस मुंह से सबका सामना करे। यकीनन कुछ दिन बाद जुबैर के जहन में ये भी आ जाएगा कि जब सिद्रा और जहांगीर ने मिलकर जीनत पे इल्जामात लगाए थे तो वो सब भी बेबुनियाद थे। वैसे भी जुबैर का सारा इलाज उसकी दुकान के सौदे सर्फ बेच के ही किया गया है और अब उसकी दुकान भी गिरवी रख दी गई है, जिसे जुबैर तो शायद अब ठीक से पहले की तरह चला नहीं सकता, तो इन्हें बिलाखिर उसको भी बेचना ही पड़ेगा। गाड़ी तो पहले ही अम्मा बेच चुकी हैं और अब ले दे के इनके पास एक घर ही बचा है। कुछ ही दिनों में इनके हालात इतने तंग हो जाएंगे कि 2 वक्त का खाना भी मुश्किल से नसीब होगा। उसके बरअक्स दूसरी तरफ जीनत इतनी तरक्की कर रही है कि उसे तो दिन रात इतने अच्छे अच्छे ऑर्डर्स मिल रहे हैं। अब तो जीनत और नीलम मिलके ये प्लान करते हैं कि क्यों ना हम अपना कारोबार यही बना लें कि जीनत को इतनी अच्छी कुकिंग आती है तो ये लोग मुख्तलिफ ऑफिसेज में जीनत के बनाए हुए खाने को प्रमोट करेंगे और अब्बा को भी इसी बिजनेस में शामिल कर लेंगे ताकि वो चौकीदारी करके जो सर्दी गर्मी में दिन रात खड़े रहते हैं उससे भी छुटकारा मिलेगा। मलिक मेहराजुद्दीन ने जब से इनके सर पे हाथ रखा है और उन्हें अपने घर बुलवा के साथ असलम को भी अपने घर बुलवाया और इनसे सारी सच्चाई उगलवाई कि आखिर असलम जैसा फ्रॉडिया इंसान इनके पीछे क्यों लगा है, तो जीनत ने मलिक के सामने सारी की सारी सच्चाई बता दी कि किस तरह धोखे से असलम ने जीनत से कागजात पे दस्तखत करवाए और उसके बाद इसको ब्लैकमेल भी कर रहा है और पूरे मोहल्ले में बदनाम भी कर देता है और जब जी चाहता है मुंह उठा के इनके घर के दरवाजे के आगे खड़ा हो जाता है और जीनत से उल्टी सीधी डिमांड्स कर रहा है कि अगर तुम मुझसे मिलती रहो तो मेरी खाला का ये कर्ज मैं माफ़ करवा सकता हूँ। अब तो मलिक साहब जीनत और नीलम दोनों के सामने ही असलम की खूब पिटाई करते हैं और उससे कहते हैं कि दोबारा इन भली औरतों के सामने अगर तुम आए भी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और मलिक साहब जीनत और नीलम से कहते हैं कि तुम लोगों का ये अपना घर है, जो भी मसला हो मुझसे बिला झिझक शेयर कर सकते हो। और नीलम से कहते हैं कि पिंकी तुम्हारे अलावा किसी से भी पढ़ने के लिए राजी नहीं होती, बस मेरी तुमसे यही दरख्वास्त है कि पिंकी को पढ़ाना मत छोड़ना, किसी भी फ्रॉडिया इंसान की वजह से हमारा घर ना छोड़ना और पिंकी को रेगुलर पढ़ाती रहना। पिंकी भी बेहद खुश हो जाती है। ऊपर से नीलम जब पिंकी की रिपोर्ट्स देखती है तो वो कहती है कि डॉक्टर्स तो पूरी उम्मीद हैं कि तुम अपने पाँव पे खड़ी हो सकती हो, फिर आखिर तुम कोशिश क्यों नहीं करती। तो पिंकी बताती है कि मैं थक जाती हूँ, लेकिन नीलम कहती है कि इस दफ़ा मैं तुम्हारे डॉक्टर के पास तुम्हारे साथ ही जाऊंगी और उसकी बताई हुई सारी एक्सरसाइजेस हम डेली किया करेंगे ताकि तुम अपने कदमों पे बहुत जल्द खड़ी हो जाओ। नीलम दिल से पिंकी से मोहब्बत करती है। पिंकी की माँ तो खुश होकर नीलम से कहती है कि क्या आप इतनी एक्स्ट्रा देर पिंकी को दे सकेंगे। तो नीलम कहती है कि पिंकी मेरी छोटी बहन की तरह है, मैं तो उसे पूरा टाइम देना चाहती हूँ और मुझे पूरी की पूरी उम्मीद है कि पिंकी अपने कदमों पे बहुत जल्द खड़ी हो जाएगी। यकीनन नीलम का ये एतमाद सच साबित होगा और पिंकी बहुत जल्द अपने कदमों पे चलना भी शुरू कर देगी और इसके बाद तो मलिक साहब और उनकी बेगम इन लोगों की और ज़्यादा मशहूर हो जाएंगी। जीनत जो कि अपना कारोबार दिलो जान से कर देगी और बहुत ही ईमानदारी और सफाई के साथ खाने बनाएगी, उसके खानों की धूम भी पूरे शहर में फैलने वाली है कि जीनत का बहुत बड़ा बिजनेस शुरू हो जाएगा। और फिर जुबैर किसी दिन हिम्मत करके जीनत से माफ़ी मांगने आएगा या शायद कहीं अचानक ही उसका जीनत के साथ सामना हो जहाँ पे जीनत अपनी बड़ी सी गाड़ी से निकल रही हो। फिर जाके जुबैर को एहसास होगा कि उसने तो सितारा जैसे पत्थर के पीछे इतना कीमती हीरा खो दिया था। पर क्या जीनत इसको वापस माफ़ कर पाएगी और इसे अपनी ज़िंदगी में शामिल होने देगी? ये सब जानने के लिए ड्रामे की अगली एपिसोड्स का इंतज़ार कीजिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड कमेंट ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।